नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 15 जुलाई से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो दोस्तों आज मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि जूलॉजी आज से स्टार्ट हो रही है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको क्लास के अबाउट में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग 12th पास आउट हैं और अभी रिसेंटली में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा बीएससी में, ठीक है। तो बीएससी में जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो आपने जूलॉजी सब्जेक्ट मेजर के रूप में, अधिकांश स्टूडेंट ने मेजर के विषय के रूप में जूलॉजी को चूज किया होगा। तो दोस्तों जो जूलॉजी में आप टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप सबको कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जिनको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है स्टार्टिंग में। तो इस वजह से क्लास में जो कराऊंगा वो हिंदी मीडियम में ही कराऊंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन जो नोट्स होंगे। बाकी क्लास में बारीकी से एक एक चीजों को हम समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोग को बता दिया है। आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो से कुछ सीखेंगे अपने एग्जाम के लिए, अपने करियर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका जूलॉजी में जो पहला यूनिट है, यानी कि जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। दोस्तों यह चैप्टर कोशिका पर डिपेंड है, यानी पूरे चैप्टर में आपको कोशिका के बारे में ही पढ़ना है। अब कोशिका में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। पहला टॉपिक तो हम पढ़ेंगे कि सेल क्या है, कोशिका क्या होती है। दूसरा आपका रहेगा कोशिका सिद्धांत, जिसे आप सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तीसरा आप टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। चौथा टॉपिक आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पांचवा टॉपिक है कोशिका भित्ति। ये आप लोग को मैं आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, यानी कि एक ही वीडियो में आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, जिसमें आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, और जिनके एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर होते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे, या राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे, या आपका आगरा यूनिवर्सिटी होगा, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो उनके लिए एमसीक्यू जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। उनको भी सेल से जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे एक ही वीडियो में आपका कवर होगा, और बाकी जिनका रिटन एग्जाम होना उनके लिए तो ये रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो सेल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में इसका नाम है कोशिका। कोशिका का जो नाम था दोस्तों वो था साइटो। अगर आपसे पूछे कोई कि कोशिका का क्या नाम है तो आप बताएंगे इसका नाम था साइटो। लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया तो इसका नाम क्या हुआ, साइटोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे कोई कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम खोज और जनक की। तो अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि सेल की खोज किसने की थी, या जो कोशिका है इसके जनक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये कोशिका के जनक हैं, लेकिन ये दोस्तों मृत कोशिका के जनक हैं। उन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका खोजी थी, यानी कि जीवित कोशिका नहीं खोजी थी। तो मृत कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका के जो जनक हैं उनका नाम है एंटोनियो लीवेनहॉक, ठीक है। ये जीवित कोशिका के खोजकर्ता थे। और अब बात आती है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो मेरे दोस्तों आप याद रखेंगे कोशिका का जो सिद्धांत दिया गया था वो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। कार्यों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। संसार के सभी जो छोटे छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं या पेड़ पौधे हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का जो अध्ययन है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में
रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, उनका नाम बताइए, तो आप बताएंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि रॉबर्ट हुक। और इन्होंने क्या किया था, तो मृत कोशिका की खोज की थी, यानी सर्वप्रथम खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, कब की थी, तो 1665 ईस्वी में। अब पूछा जाए आपसे कि जीवित कोशिका, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो 1674 में की गई थी। किसके द्वारा, एंटोनी वान लीबनहॉक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक जो हमारा है सेल यानी कोशिका का ही, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोले तो सेल थ्योरी इसका होगा, हिंदी में कोशिका सिद्धांत। तो जर्मनी के वनस्पतिक विज्ञानी एम.जे. स्लाइडन ने और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी जिनका नाम था थियोडोर सॉन, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब हम कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें यहाँ पर देखेंगे। तो कोशिका सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। ये कौन बताता है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है एक कोशिका से हुई है, ये कोशिका सिद्धांत के द्वारा बताया गया। दूसरा है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टि के रूप में भाग लेता है। देखिए जहां पर पूछी जाए सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो ये ओवरऑल पूछा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल यानी कि पूरे संसार में या सब जीवों में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे बड़ी कोशिका। तो आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु है, यानी कि स्पर्म है मानव का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, और जिसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कोशिका यानी कि ये पूरा सेल दिया गया है, और सेल का स्ट्रक्चर यानी कोशिका का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर कोशिका को समझेंगे, कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड हैं, क्या है, इन सभी को हम समझेंगे। देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर, ये सेल दिया गया है। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये केंद्रक है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आवरण दिया गया है, ये किनारे का जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर वाला, ये इसी प्रकार से इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे कि आप जब बाजार में जाते हैं सब्जी लेने, तो दुकानदार कई सामान आप लेते हैं, तो दुकानदार एक झिल्ली में दे देता है, एक थैली में दे देता है सभी सामानों को इकट्ठा करके। इसी प्रकार से ये झिल्ली है, जिसको कोशिका झिल्ली कहा गया। और कोशिका के जो सभी सामान है, जो सभी पार्ट्स हैं, उनको एक झिल्ली के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया। यही इसका क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो ये आप देख रहे हैं ये सरफेस यानी कि खुरदरा सरफेस, इसको हम अंतः प्रद्रव जालिका बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव जालिका देखते हैं बोलते हैं। और जो ये चिकना सरफेस है इसको राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंतर जो ये आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम, अंतः प्रद्रव जालिका, लाइसोसोम, इसके अंतर्गत ये किनारे किनारे आवरण में ये सब फिल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। ये इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये तारक काय है, इसको आगे हम समझेंगे। लाइसोसोम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम इसके अंतर्गत होता है। और लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक होता है, वो चाहे लाइसोसोम ऐसा है, वो चाहे तो किसी भी कोशिका को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको आगे समझेंगे। और ये चप्पल के अनुसार जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ये है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, तो इसको हम गाल्जी काय बोलते हैं। तो इतने टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोशिका यानी कि सेल। देखिए सेल दो प्रकार के हैं, एक पादप कोशिका है यानी एक पादप सेल है,
और एक क्या है, जंतु सेल है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है इनको हम आगे देखेंगे। आप देख रहे हैं कि कोशिका, ये तो झिल्ली दिया गया, लेकिन इस झिल्ली के अलावा भी एक झिल्ली है इसमें, पादप कोशिका में। ये पादप कोशिका पेड़ पौधों में ही पाई जाती है और ये जंतु में पाई जाती है। ये पादप दिया गया ना, तो पादप से अलग हो गया, इसका नाम ही अलग है, आपको पता ही चल रहा होगा, स्ट्रक्चर भी अलग है। तो पादप कोशिका आपसे पूछे क्वेश्चन कि पादप कोशिका कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ के बाहरी आवरण में जो पहला परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पादप कोशिका बोलते हैं। ठीक है, पादप कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आगे समझेंगे। और जंतु कोशिका, चलिए हमने सेल स्ट्रक्चर को देख लिया भैया। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को देख लिया, कोशिका क्या है, कोशिका की थ्योरी देख लिया। अब हम देखेंगे कोशिका की झिल्ली, क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं। तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, तारक काय है, ठीक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी हैं। लेकिन ये बाहरी आवरण जो है ये झिल्ली नुमा होता है, तो इसी झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोशिका झिल्ली क्या है, तो आप बताएंगे कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ये जंतु तथा पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण भी करती है। जो कोशिका के अंतर्गत पदार्थ पाए जाते हैं उनका रख रखाव करती है। कोशिका झिल्ली जिसे अर्ध पारगम झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम झिल्ली भी बोलते हैं, यानी कि सेमी फ्रेमेबल बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि कोशिका झिल्ली के इन सभी प्रमुख टॉपिक को आप समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो हम सेल वॉल देखेंगे कि सेल वॉल क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी सेल वॉल पूछा जाए तो सेल वॉल याद रखेंगे, या पादप या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पादपों में ही पाया जाता है। आप ये देख रहे हैं पिंक कलर से ना, ये कोशिका है। ठीक है, इसके अंतर वाला ये ब्लैक कलर देख लेंगे, इसके ब्लैक कलर वाला जो है कोशिका झिल्ली है, लेकिन इसके बाहरी आवरण जो इसका कोशिका भित्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल पेड़ पौधों में पाई जाती है। आप देखते होंगे पेड़ का जो बाहरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि कोशिका जो भित्ति है यह केवल पादपों में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, या सेलुलोज से बनी होती है। तो जो ये सेल वॉल है किससे मिलकर के बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता करती है, या पेड़ों में कठोरता भी प्रदान करती है। जैसे जंतु, ये जो जंतु है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। पादप की बात करें तो पादप जो है ये सेलुलोज से मिलकर के बना है। जीवाणु जिसे पेप्टोडाइकन बोलते हैं, और कवक जो कि काइटिन से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट आपका है केंद्रक। अब हम समझेंगे केंद्रक के पॉइंट को। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या है, कोशिका के मध्य एक रचना होती है, जिसे संरचना बोल सकते हैं, जिसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका की बात हो या पादप कोशिका की बात हो, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। आप ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यही क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। पूरे कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन है, तो वो न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी इसको नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है कि इसे कोशिका का दिमाग भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, तो आप बताएंगे, माफ कीजिएगा, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ सेल, तो ब्रेन ऑफ सेल क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, यानी केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो याद रखेंगे इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसमें डीएनए, आरएनए
और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें 70 और 80% प्रोटीन होते हैं। केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। आशा करता हूं केंद्रक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और अगला आपका टॉपिक है जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आपके पेपर में खूब प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एक्सोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलिए, ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है। ये कोशिका के अंदर क्या करती है भैया, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज क्रेटिन पोर्टर और एल्बर्ट क्लाउडे और स्टन फ्यूलम ने की थी। और ये दोस्तों ये कोशिका जो है ये दो प्रकार की होती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये दो प्रकार की होती है। पहला होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और दूसरी होती है खुरदुरी अतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये क्या होती है। तो दोस्तों ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। आप देख सकते हैं ये दिया गया है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ तो खुरदरा पार्ट है और ये जो सरफेस दिया गया है ये सरफेस चिकना पार्ट दिया गया है, चिकना। तो ये जो चिकना पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, और खुरदरी वाली जो जालिका है इसको क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि जिसको हम RER से नाम बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक के नाम से देखेंगे। तो अब दूसरा पॉइंट था कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो खुरदरा पार्ट है इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे कण ये दिए गए हैं। तो ये जो कण है इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। चलिए आगे हम राइबोसोम के टॉपिक को भी देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं राइबोसोम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राइबोसोम, पेपर में आपसे खूब पूछा जाता है टॉपिक। तो क्वेश्चन है कि राइबोसोम क्या है, तो यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि राइबोसोम क्या दोनों कोशिका यानी जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाने वाला राइबोसोम है। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की थी जॉर्ज ई प्लेडे ने। तो आप सीधा प्लेडे याद रखेंगे, इसकी खोज किसने की थी, तो प्लेडे ने की थी। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन है भाई, राइबोसोम है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइबोसोम को दिखा दिया। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया गया है जो मुख्य रूप से राइबोसोम कार्य करता है। आशा करता हूं राइबोसोम के बारे में जो जानकारी थी उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसी के साथ आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए राइबोसोम के प्रकार, तो आप याद रखेंगे राइबोसोम के दो प्रकार हैं। पहला है 70S जो कि आकार में छोटे होते हैं, उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। दूसरा होता है 80S यानी 80S, आकार में ये बड़े होते हैं, उदाहरण के लिए विकसित पौधे और जंतु। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम का कार्य सेल में है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो प्लेडे ने की थी। और ये जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, 17S और 80S। क्लियर है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेपर में आता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी में देखते हैं। देखिए, इसकी खोज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी, यानी कि रेखित कीटों की रेखित पेशियों में। ठीक है, कहां पर की गई थी? 1880 ईस्वी में किसने की थी? कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और कहां पर की थी? तो कीटों की रेखित पेशियों में की थी। 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका जो नाम रखा, उसको इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। क्या नाम रखा इसका? बायोब्लास्ट रखा। किसने रखा? अल्टमान ने। कब रखा? तो 1890 में। ठीक है, और इन्होंने बताया क्या था भाई? अल्टमान ने 1819 में क्या 1890 में क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका की उपस्थिति इसमें है और इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? ब्लास्ट दे दिया। 1898 में सी वेंटा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम पूछा जाए क्या था पहले, तो बायोब्लास्ट था। बाद में 1889 में सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार एवं सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन ऊपरे जो उभार होता है इनमें, उनको क्या बोलते हैं? क्रस्टी बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको? क्रस्टी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर है, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रस्टी किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे ये दो बीच में आप यह लकीर देख रहे हैं ना, इसको क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्टी। बाहरी झिल्ली, अंतः झिल्ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपकी समझ में आई होगी। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस भी बोलते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसका कार्य क्या है? तो कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसका निर्माण करना है। ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है सेल के अंतर्गत। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है लाइसोसोम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज कब की गई थी? तो इसकी जो खोज की गई थी वो किसने, माफ कीजिएगा यहाँ पर सन तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो ड्यूबे ने की थी। ठीक है, ड्यूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, ये पाया जाता है। और कोशिका के अंदर कोई भी अंग यदि अगर काम नहीं करता है तो वह उस अंग को नष्ट कर देता है। देखिए, लाइसोसोम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। सबसे खतरनाक होता है सेल के अंतर्गत लाइसोसोम। पूरे सेल में सबसे खतरनाक है लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम जिसको भी चाहे थोड़ा सा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंतर्गत पाया जाता है यानी जल अपघटक एंजाइम, थोड़ा सा भी छिड़क दे, कोई भी कोशिका है तुरंत क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है। जब कोशिका पूरी तरह से कार्य नहीं करती है तो ये फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। और इसलिए इसको हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग, यानी आत्महत्या, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और इसलिए आत्महत्या की से थैली बोलते हैं। या आप बताएंगे कि कोशिका के अंदर कोई भी अंग, इसके या आप सीधा सीधा एक पॉइंट नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए समझाना जरूरी है। भाई रट लेंगे आप बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पर आपको याद हो। तो अगर आपसे पूछे कि सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, तो आप बताएंगे कि देखिए भाई, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और ये जल अपघटक एंजाइम जो बहुत खतरनाक होता है, कोशिका के अंदर अगर कोई भी अंग काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये फट जाता है, ये गुस्सा जाता है और फट जाता है। तो ये गुस्से में जब फटता है तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, पूरा कोशिका भी समाप्त हो जाती है।
जब पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है यानी कि ये खुद का आत्महत्या, यानी इसने खुद की अपना भी गए, साथ में दूसरों को भी लेके गए, इसलिए आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है आपका गाल्जी का, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी की खोज कब हुई थी? तो ये खोज की गई थी 1898 में, और किसने की थी? तो कुंबले ने की थी। ठीक है, और यह पदार्थ का परिवहन करता है, यथार्थ यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है गाल्जी बॉडी का, और सेल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का पूरे ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल में ये कहाँ पर अवस्थित होता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, और गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम इस प्रकार से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका है तारक काय, जिसे सेंट्रियोसोम बोलते हैं। तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो तारक काय है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये बेलन जैसी संरचना है, यह केंद्रक के पास मौजूद होती है। ये जो इसकी जो संरचना है बेलन के आकार की है, और ये केंद्रक के पास यानी कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होती है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है, यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये सहायता करता है। ठीक है, इसे तारक काय कहते हैं। इसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया था। ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, और सेल के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सेंट्रियोसोम है, और सेंट्रियोसोम का स्ट्रक्चर सेम इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। आशा करता हूँ सेंट्रियोसोम से जानकारी थी वो आप समझेंगे। अगला पॉइंट आपका है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं रसधानी। ठीक है, रसधानी क्या है? ये निर्जीव संरचना है। ये निर्जीव संरचना है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जो एक झिल्ली से घिरा होता है। देखिए पूरी कोशिका के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो फ्लड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रसधानी बोलते हैं। और रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका रस। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। और रसधानी जंतुओं में छोटी होती है। जंतुओं में रसधानी जो है ये छोटी होती है, तथा पादपों में ये बड़ी होती है। तो रसधानी के बारे में आप सब समझ गए। रसधानी का क्या कार्य है भाई? तो रसधानी ये निर्जीव होती है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो झिल्ली से घिरा होता है, और रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में क्या होता है? तो जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्लास्टेड। प्लास्टेड जिसे हम लवक बोलते हैं। लवक क्या है इसको हम समझेंगे। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह 3 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि लवक कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और लवक कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला है हरित लवक, और दूसरा है अवर्णित लवक, और तीसरा दिया गया वर्णित लवक। हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, और इसी की सहायता से हम पौधे संश्लेषण, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, और हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, तो किसको बोलेंगे? हरित लवक को बोलेंगे। अगला है आपका अवर्णित लवक। अवर्णित लवक क्या है? ये रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता, जैसे कि जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। भूमिगत तना, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। अगला आपका आ जाता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णित लवक बोलते हैं। और ये क्या है? ये रंगहीन लवक होते हैं। ये लवक रंग प्रदान करता है। तो वर्णित लवक क्या करता है? रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प और बीज। पुष्प और बीज में रंग का जो कार्य, रंग जो देता है उसका कौन देता है? तो वो वर्णित लवक का कार्य है। जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में विटामिन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो गोला दो बना है इसके बीच में जो है ये दोनों सेम होती है, और ये दोनों अलग अलग है, ये यानी कि डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों समान कौन से? तो केंद्रक दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है।
माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप कोशिका दोनों में मिलती है, राइबोसोम दोनों में होता है, गाल्जी बॉडी दोनों में होता है, रसदानी दोनों में होता है और तारककाय दोनों में होता है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो ये गोल आकार की होती है, लेकिन वहीं पर पादप कोशिका चौकोर होती है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक पाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर देखा। अब अगला पॉइंट आपका है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। इसको हम आगे थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में मैंने थोड़ा सा आप लोग को प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताने का प्रयास किया है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ये कोशिका अर्ध विकसित कोशिकाएं होती हैं। इसमें केंद्रक भी अवस्थित होता है। राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70 प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, जिसका श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो होता है वो झिल्ली में होता है। उदाहरण के लिए हम बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इनको समझ सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है। अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें कोशिका विभाजन होता है, तो यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। श्वसन तंत्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन वहीं पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये श्वसन तंत्र में होता है। उदाहरण के लिए पौधे और जीव। दोस्तों आज हमने सेल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने बता दी है। पूरा कंप्लीटली आपको हिंदी माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, और आप सभी लोग एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स आपको क्वेश्चन के सहित, यानी कि जो आपके विद्यालय में क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन के तौर पर हम आपके पहले चैप्टर को इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि इनमें जो भी प्रश्न आते हैं उनके आंसर आपको किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।